हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है विलियन, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। फुल वीडियो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स विद न्यूमेरिकल के साथ। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए गए हैं इस वीडियो में जो आपको तैयार करना है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली हेडिंग क्या है उसको हेडिंग को समझिए। हेडिंग है पहली बिलियन। सॉल्यूशन होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कौन से मिश्रण को? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के समांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है ना वो समान होता है। ओके, जैसे पानी डाला तो उसका जो प्रत्येक संगठन है वो समान होगा, तो उसी को बोलेंगे समांगी। ओके, पानी में कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसी को बोलेंगे समांगी। ओके, पानी डाला इसमें बीकर में या फिर चीनी डाली, कम से कम दो पदार्थ डाले, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, बोलते हैं हम बिलियन। ओके, आपने पानी डाला, चीनी डाली तो बन गया क्या? बिलियन। ओके, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया H2+ के चीनी डाली C12H22 और 11, ये किसका? चीनी का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं बिलियन। ओके, नेक्स्ट वाली हेडिंग समझिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखिए, विलेय और विलायक क्या होता है ये समझिए। किसी विलयन में उपस्थित, ये कोई विलयन है। ओके, किसी विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ओके, जैसे हमने फिर से इसमें कोई चीज़ मतलब क्या है, पानी डाल रखा है। ओके, ये हमने पानी डाल दिया और क्या डाला इसमें? चीनी डाल दी। जो ज़्यादा मात्रा में होगा, मान लो कोई विलयन बना रहे हैं आप, तो पानी ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे विलायक। जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे विलेय। विलेय और विलायक में शॉर्ट में आप क्या ध्यान पर रख सकते हैं? जो कम मात्रा में होता है वो विलेय है और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक है। ओके, उसको बोलते हैं विलेय और विलायक। ओके, जो विलयन बनता है वो हमेशा विलेय प्लस विलायक के जुड़ने से बनता है। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड्स विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, विलयनों के प्रकार क्या हैं? अवयवों की विलयनों की निम्नलिखित दो आधार पर इनको विभाजित किया गया। देखो, विलयनों को निम्नलिखित दो आधार पर विभाजित किया गया है। नंबर एक प्रकार क्या है? अवयवों की मात्रा के आधार पर, उसकी क्वांटिटी के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर फर्स्ट लेते हैं हम तनु विलयन। तनु का मतलब होता है पतला। ओके, इस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। ओके, जिस विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है, विलेय मतलब जो कम मात्रा में पड़ा हुआ होता है ना, वो अगर कम है तो तनु विलयन, पतला सा विलयन होगा। आसान है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाली हेडिंग है सांद्र विलयन क्या होता है? इस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। देखिए, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर विलेय की मात्रा अधिक होगी तो गाढ़ा हो जाएगा ना, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। विलेय की मात्रा अगर कम है तो तनु विलयन है, विलेय की मात्रा अगर अधिक है तो सांद्र विलयन है। आसान है थ्योरी। ओके, आसान भाषा में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला विलयन क्या देखिए, सेकंड टाइप का, दूसरे टाइप का क्या है? संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ये कैसे होते हैं देखिए, स्थिर ताप पर ताप दिया जा रहा है, किसी विलयन को गर्म कर रहे हैं कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। अगर विलेय की मात्रा अधिकतम घुली होती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, तथा असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली हुई होती है। देखिए, तथा असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है? कम घुली हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वो समझिए इसको, अति संतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। देखिए, इस संतृप्त विलयन से अगर अधिक होगी तो उसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन कहते हैं उसको। ओके, समझ गए होंगे। स्थिर ताप पर कोई स्थिर ताप ले लिया, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस कोई स्थिर ताप ले रहे हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। संतृप्त विलयन से अगर अधिक होगी, और संतृप्त विलयन क्या होता है आपने पढ़ा था, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन ना। ओके, अगर इसमें क्या होता है जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, इससे भी अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसकी भी हाई क्वालिटी होगी इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टाइप है इसका विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायकों की भौतिक अवस्था, ओके, फिजिकल कंडीशन क्या होती है विलयनों की। ओके, गैसीय विलयन क्या होता है? देखिए, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, गैस के फॉर्म में होता है ना, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जो गैसीय अवस्था में होगा, विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक होता है। ओके, इसमें आपने क्या डाल दिया? H2 डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर से गैस इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो जलवाष्प बनेगी ना, जलवाष्प बनेगी तो भाप बनेगी, तो उसको भी बोलते हैं गैसीय विलयन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है, द्रव विलयन। इसको समझिए, द्रव विलयन क्या होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ, देखिए इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ क्या होता है, इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। जो विलायक होता है द्रव, देखिए द्रव विलयन हो तो द्रव अवस्था में होगा, सिंपल सी बात है। जबकि विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ है जो कम मात्रा में होता है वो द्रव, गैस, ठोस अवस्था में हो सकता है। इन तीनों फॉर्म में कोई से भी हो सकता है, उसे द्रव विलयन कहते हैं। शॉर्ट में क्या याद कर सकते हैं आप, द्रव विलयन क्या होता है कि विलेय इसमें ठोस, गैस, द्रव कुछ भी हो सकता है, बट विलायक कैसे होगा, द्रव अवस्था में होगा, उसको बोलेंगे द्रव विलयन। नेक्स्ट वाली हेडिंग है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन के प्रत्येक एकांक आयतन में, विलयन के प्रत्येक एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ओके, विलयन के प्रत्येक एकांक आयतन में, छोटे से छोटे आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। विलयन को सांद्रता, देखिए विलयन की जो सांद्रता है वो उसकी निम्नलिखित विधियों को क्या करती है, व्यक्त करती है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है एग्जाम में, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। विलेय पदार्थ में, किसमें, विलेय पदार्थ में ग्राम में, विलेय पदार्थ में ग्राम में वह है मात्रा जो 100 ग्राम, किसमें, 100 ग्राम विलयन में घुली हो, 100 ग्राम विलयन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अगर 100 ग्राम में घुली हुई है तब फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू बटा स्मॉल डब्ल्यू परसेंट, द्रव्यमान परसेंट। ओके, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा के 100, ये फॉर्मूला है। क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान होता है W और विलयन, देखिए विलेय हो जाएगा स्मॉल w, ये हो जाएगा कैपिटल W, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। ओके, ये आप हिंदी में याद कर सकते हैं नॉर्मली, और आपको इसके न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। आप इसका एक न्यूमेरिकल समझिए, क्या है न्यूमेरिकल, 15 ग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, एक ना एक न्यूमेरिकल मालूम किया जाता है एग्जाम में। 15 ग्राम NaCl को, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। विलेय जो NaCl है जो कम मात्रा में घुला हुआ है वो कितना है, 15 ग्राम है। ओके, विलायक जो H2 है जो ज़्यादा मात्रा में कितना है, 150 ग्राम है, 150 ग्राम है। ओके, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, सब जानते हैं। अगर हम विलयन की मात्रा निकालें तो विलेय को और विलायक को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 165 ग्राम टोटल विलयन आ जाएगा। ओके, द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या था, विलेय का द्रव्यमान क्या था, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा के 100, ये फॉर्मूला था। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान है नमक जो है 15 ग्राम है, 15 रखा हमने ऊपर। विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का है 150, नहीं टोटल ये विलायक का था 150 और विलयन का कितना आया, विलयन का आया टोटल, मतलब क्या, दोनों जोड़ के 165, 15/65 गुणा के 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 15 से काट रहे हैं, 15 का ना 15, 15 का ना 15 और 15 का ना 15, 11 बार कटेगा। अब 100 को, इस 100 को 11 से भाग करेंगे तो 9.09% इसका द्रव्यमान परसेंट आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9.09% इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल समझिए फ्रेंड्स की 25 ग्राम 25 ml एथेनॉल को 200 ml जल में घोला जाता है। ओके, एथेनॉल की आयतन परसेंट, आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए इसमें जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है। विलेय क्या होता है, इसमें एथेनॉल है, एथेनॉल होता है C2H5OH का फॉर्मूला ये होता है एथेनॉल का, 25 ml इसमें पड़ा हुआ है। विलायक जो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है इसको बोलेंगे विलायक, और H2 इसमें क्या बना हुआ है, विलायक जो 200 ml में है। विलयन का फॉर्मूला होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलयन टोटल क्या आ जाएगा, 25 में जोड़ेंगे 200 तो 225 हो जाएगा ml, ये हो गया विलयन के टोटल क्वांटिटी या टोटल मात्रा। फॉर्मूला होता है आयतन परसेंट का। ओके, विलेय का आयतन बटा विलायक का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलायक का आयतन गुणा के 100, ये फॉर्मूला है। विलेय कितना दे रखा है इसमें, 25 दे रखा है, विलायक कितना आ गया, टोटल विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, टोटल विलयन का आयतन कितना, 225, ये बिलियन है, क्या लिखा हुआ आपका, बिलियन, क्या है, बिलियन। तो बिलियन का आयतन कितना है, 225, ये आ गया, गुणा के 100, सिंप्लीफाई कर दो, 25 गुना 25, 25 नमा 225, 9 से 100 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से 100 को काटेंगे तो कितने आ जाएगा, 11.11% एथेनॉल आ जाएगा इसमें फ्रेंड्स। ये इसका न्यूमेरिकल था। ओके, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ऑफ फ्रेंड्स जो काफ़ी पूछा गया एग्जाम के लिए, देखिए 250 ग्राम चीनी को 500 ml या 500 ग्राम जल में घोला गया है। चीनी का द्रव्यमान परसेंट ज्ञात करो। तो विलेय होता कम मात्रा में कितना दे रखा 250 ग्राम, विलायक कितना दे रखा, टोटल दे रखा है इसमें 500 ग्राम। ओके 500 ml भी होता है। ओके बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, तो बिलियन बराबर आ जाएगा 250 प्लस के 500 750। द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणा के 100। द्रव्यमान परसेंट क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा 250, 250 बटे में बिलियन का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ का आ जाएगा 750 और गुणा के 100 है। 25 से काट दो, 25 का ना 25, 25 0 0 और ये 25 से 75, 30 बार कट जाएगा, 1 0 से 1 0। ओके अब 100 को इस 30 से भाग करेंगे, 100 को 30 से भाग करेंगे तो 33.33% इसका सॉलिड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आसान तरीके से आप द्रव्यमान परसेंट के न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ओके उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला टॉपिक आईएमपी है। मोल प्रभास क्या होता है, किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ओके किसी घटक के मोलों की संख्या, टोटल जो मोल हैं उसके उनकी संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। एक घटक का जो मोल प्रभाज होगा घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को बोलते हैं। ओके ये बटे का निशान होता है अनुपात, घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ओके एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि किसी विलेय के मोलों की संख्या, यदि किसी विलेय क्या होता है जो कम मात्रा में होता है उसके मोलों की संख्या स्मॉल n है। ओके छोटा वाला n है, स्मॉल n है, तो तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या कैपिटल N है, तो क्या होगा बिलियन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, तो मोल प्रभाज आ जाएगा। देखिए घटक के मोलों की संख्या स्मॉल n आ गई और कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। इस तरह से मोल प्रभाज आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आईएमपी टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम के अनुसार, किसके, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, जो घुलना है उसका गैस के दाब के समानुपाती होती है। ओके एक बार और समझें, हेनरी के नियम के अनुसार जो हेनरी ने क्या नियम बताया, स्थिर ताप पर, मान लो आप कोई सी चीज़ गर्म कर रहे हैं, स्थिर ताप होना चाहिए, मान लो एक ही ताप है, मान लो 30 डिग्री का है, स्थिर ताप पर किसी द्रव, किसी गैस की, उसके अंदर गैस की द्रव में विलेयता, जब गैस द्रव में घुलेगी विलेयता होगी तो गैस के द्रव की जो विलेयता है गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के मतलब जो विलेयता है उसके प्रेशर के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा होगा, जितना ज़्यादा दाब बढ़ा होगा, उसका जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो बढ़ेगा। m का मान बढ़ेगा, अगर p का मान बढ़ा होगा तो p का मान बढ़ा होगा तो m का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। जैसे आप अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मार्क यहाँ से हटाएंगे तो क्वेश्चन वैल्यू आती है kh। kh एक स्थिर नियतांक होता है जो हेनरी का स्थिर नियतांक है। तो p बराबर यहाँ से बचेगा गुणा की संख्या कहाँ इसके बड़े में, तो P बराबर हो जाएगा m/kh। तो हेनरी देखिए kh क्या होता है, स्थिर नियतांक होता है। अब इसकी मालूम करते हैं सीमाएं यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर। हेनरी के नियम की सीमाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं तब जाके कंप्लीट होगा। पहली सीमा क्या है कि हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। हेनरी का जो नियम है बहुत ही निम्न ताप पर ये लागू नहीं होता है, कम ताप पर लागू नहीं होता, तभी तो इसको स्थिर ताप दिया जा रहा था। ओके दूसरी वाली इसकी सीमा है दाब का मान, किसका, दाब या प्रेशर का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता। अगर ज़्यादा इसका प्रेशर बढ़ा दिया या ज़्यादा इसका दाब बढ़ा दिया तो ये काम नहीं करता है, हेनरी का नियम। तीसरा पॉइंट है इसका, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक से बहुत कम होता है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का जो मान है विलायक से क्या होगा, बहुत कम होगा। ओके नेक्स्ट वाला है कि यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। यह नियम जो है ऐसे विलयनों पर लागू होगा नहीं जिसमें जो विलेय और विलायक है वो उनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से सीमाएं और ये इसका नियम आप पढ़ सकते हैं। ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स।
नेक्स्ट वाला टॉपिक है परासरण। क्या होता है? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने की क्रिया परासरण कहलाती है। ओके, क्या होता है इसमें कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ये अर्धपारगम्य यहाँ पर झिल्ली पड़ी हुई है, तो क्या होता है कि झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले, तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले जो ज़्यादा गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं ना, सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने की क्रिया। अगर इसके मोल इधर को जा रहे हैं कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, वो क्या है? परासरण है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसमें विलायक के अणु मान रखें इसके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है? परासरण दाब। ये मालूम किया जाता है आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब वह दाब होता है, परासरण दाब वह दाब होता है जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली, देखिए परासरण दाब वह दाब होता है जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से अणुओं को पार होने से रोक देता है। अगर अणुओं को पार होने से रोक देगा वो क्या है? परासरण दाब है। ओके, परासरण दाब यहाँ पे लग रहा है इसका, अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होता है? विलायक के अणुओं को पार होने से रोक देता है, तो ये होता परासरण दाब। परासरण दाब के नियम क्या है? नंबर 1 है वॉयल वॉन हॉफ का नियम, दूसरा है चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम, तीसरा है तनु विलियनोकी वॉन हॉफ समीकरण। यह है परासरण दाब के नियम जो हम अभी इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस समीकरण वॉयल वॉन हॉफ समीकरण या वॉयल वॉन हॉफ का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप किसी विलयन का जो परासरण दाब होता पी उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो क्या होता है? देखिए उसकी सांद्रता होती है C, उसका जो परासरण दाब होता है वो होता P। ओके, परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। ओके, जैसे आप इस समानुपाती का मार्क हटाएंगे क्वेश्चन वैल्यू किया जाए और C बराबर होता है, B होता है उसका आयतन। ओके, P बराबर हो जाएगा K इंटू C की वैल्यू होगी 1/B, मुझे चाहिए K का मान, तो ये बटे की संख्या इसके गुणा में, तो P भी हो जाएगा ना, तो K का K, तो K बराबर हो जाएगा PB, जहाँ P क्या है? परासरण दाब है, B क्या है? सांद्रता है। देखिए तो ये था वॉयल वॉन हॉफ का नियम। अब पढ़ते हैं हम चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम। चार्ल्स वॉन हॉफ का नियम क्या है? चार्ल्स वॉन हॉफ के नियम के अनुसार सांद्रता पर एक क्या है? सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है उसके परम ताप, कौन से ताप पर? परम ताप T, परम ताप T के समानुपाती होता है। तो के परासरण दाब जो P है उसके परम ताप T के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मार्क हटेगा तो क्वेश्चन वैल्यू क्या आ जाएगी, तो P बराबर होता है KT। लास्ट वाली समीकरण है इसकी आदर्श समीकरण या तनु विलयन का वॉन हॉफ नियम। ये क्या है? इसको देखिए, स्थिर ताप पर इसमें काफी पूछा पर किसी स्थिर ताप पर निश्चित गैस के आयतन के फर्स्ट समीकरण हो गई। हो जाएगा, तो देखिए P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। देखो तो इस तरह P, ओके PB कोष्ट, देखिए जैसे हम अनुक्रमानुपाती का मार्क हटाएंगे तो क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर R आ जाती है। ओके, R आ जाती है, तो ये बड़े की संख्या इसके गुणा में तो हो जाएगा PB, यहाँ से बचा RT और R की वैल्यू होती है 0.0821, 0.0821 ये होती है R की वैल्यू, याद रखना। PB बराबर हो गया RT। यदि विलयन में मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो क्या हो जाएगा? PB बराबर nRT। बहुत ज़्यादा यूज होना इस समीकरण का, इसको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कैसा? आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, P माइनस के PS अपॉन 1 प्लस P क्या है? विलायक का वाष्प दाब है, किसका? विलायक जो ज़्यादा मात्रा में है। ओके, PS विलयन का वाष्प दाब है, S मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, तो विलयन का वाष्प दाब, सॉल्यूशन का वाष्प दाब।
N1 क्या है, विलय के मोल, विलय के मोल ग्राम में, N2 क्या है, विलायक के मोल। ये N1 विलय के मोल हैं, N2 विलायक के मोल हैं, वो भी ग्राम में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आसान तरीके से। रॉल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है विलय के पदार्थ के मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज का फॉर्मूला के बराबर होता है। देखिए आप दिखाई दे रहा होगा बराबर होता है। ओके, इसकी सीमाएं काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, वो भी देख लें आप। देखिए रॉल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, पहली क्या है, रॉल्ट का नियम, जो रॉल्ट का नियम है तनु विलयनों पर, तनु मतलब पतले विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन रॉल्ट के नियम से क्या होता है, विलयन विचलन प्रदर्शित करता है। रॉल्ट के नियम से विचलन, रॉल्ट के नियम से जो विलयन है प्रदर्शित करता है। ओके, रॉल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन रॉल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। यहाँ पे विचलन होगा। ओके, क्या होगा, विचलन होगा, प्रदर्शित करता है। दूसरा है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील, जो अवाष्पशील पदार्थ हैं उन पर लागू होता है। ओके, जिससे भाप नहीं निकलती है। तीसरा पॉइंट है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर रॉल्ट का नियम लागू नहीं करता है। जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित करके इसका वैद्युत बना दिया जाता है, उस पर ये लागू नहीं होता है। ओके, जो पूरी तरह मिल जाते हैं, जो पदार्थ विलयन में पूरी तरह मिल जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी रॉल्ट का नियम पालन नहीं करता। ओके, जो पदार्थ विलयनों में क्या होता है, पूरी तरह से मिल जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन में रॉल्ट का नियम का पालन नहीं करता। जो रॉल्ट का नियम का पालन नहीं करता, अगर पूरी तरीके से पदार्थ उसमें मिल गए तो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।